हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयशी और इस चैनल पे मैं आप लोगों को अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स रिलेटेड सारे सब्जेक्ट डिटेल्स में समझाती हूँ और प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अभी फिलहाल हम लोग क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड यूनिट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने फाइनेंशियल अजम्पशंस, प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग, नीड, यूटिलिटी एंड लिमिटेशन कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस, ये दोनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टू डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले जो मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग पढ़ाया था, क्या आप लोगों को याद है? आप बता सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स प्रोवाइड करती है। जो रूल्स एंड नॉर्म्स को सारे अकाउंटेंट को फॉलो करना रहता है ताकि वो एक प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वे में अपना अकाउंट प्रिपेयर करें। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एब्सेंस में कोई अगर बाहर का कंपनी हमारे इंडिया में अपना कंपनी सेटअप करना चाहे तो उसे यहाँ के अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन समझने में दिक्कत होगा, उसे बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से अगर हमारा कंपनी कोई फॉरेन लैंड में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसे भी सेम वे में डिफिकल्टी फेस करने पड़ते हैं। तो इन सारी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया था। चलिए थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिस्ट्री जानते हैं। क्या आप लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन का नाम सुना है? ये ग्रेट डिप्रेशन 1929 में अमेरिका में आई थी। इसमें क्या हुआ था, पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गया था। अब जब फाइनेंशियल रिसर्चर्स ने इस सिचुएशन को एनालाइज किया, इसके पीछे के रीजन को फाइंड आउट किया, तो उन्होंने पाया कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो बहुत वीक है, वो कमजोर है, वो प्रॉपर, प्रैक्टिकल और एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं करती है, मतलब सब सुपरफिशियल है। अभी अडानी का आपने केस तो सुना ही होगा। इन्होंने भी क्या किया, अपना स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब सुपरफिशियल वे में प्रेजेंट किया। इस वजह से इनका स्टॉक वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अचानक से इनका जो बलून था वो हिडेनबर्ग ने फोड़ दिया। ठीक है, इस वजह से इसका स्टॉक प्राइस एकदम डाउन 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 ही जा रहा है। ठीक इस तरह का सिचुएशन बहुत मेजर स्केल में 1929 में अमेरिका में आया था। और इस तरह का सिचुएशन फिर से ना आए इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाया गया, ताकि सारे जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो वो एक्यूरेट हो, एकदम प्रॉपर वे में बिना किसी मैनिपुलेशन के प्रेजेंट किया जाए। एंड इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वजह से अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग में यूनिफॉर्मिटी आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा, हाई क्वालिटी ऑफ डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिस्ट्री तो पता चल गया है। जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वो तो हमेशा चेंज होते रहता है, तो उस हिसाब से हमें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो जो छोटे मोटे चेंजेस है वो तो अमेंडमेंट लाके पास कर दिया जाता है, लेकिन जो मेजर चेंजेस है, जो बड़े बड़े चेंजेस है, उनका क्या करें? उनके लिए, उन चेंजेस को लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एडजस्टमेंट नहीं किया गया। उनके लिए एक अलग सा ही सीरीज स्टार्ट किया गया जिसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। ओके, शॉर्ट में आईएफआरएस। तो चलिए अब हम लोग आईएफआरएस को डिटेल में पढ़ते हैं। आईएफआरएस को कौन इशू करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आईएफआरएस क्या करती है? ये कॉमन सेट ऑफ रूल प्रोवाइड करती है
ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए एक कॉमन रूल प्रोवाइड करती है, सो दैट उस रूल के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाए, जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड कंपेरेबल बनाती है. फाइन. And IFRS are based on sound and clearly stated principle. That's why these IFRS are referred as principle based accounting standard. Okay? अब आता है IFRS का नीड क्या है. जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नीड, इम्पोर्टेंस ये सब पढ़ा था, सेम वही चीज आप लोग IFRS में भी लिख सकते हैं. लेकिन मैं शॉर्ट में आपको 3 पॉइंट्स बोल देती हूँ. फर्स्ट इज, it is helpful in taking economic and financial decision. इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्पफुल है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन एंड एरर को रिमूव करता है और एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए. इट ब्रिंग्स ग्लोबल हार्मोनाइजेशन. ये एक ग्लोबल हार्मोनाइजेशन मतलब समानता लाती है अकाउंटिंग प्रैक्टिस में. एंड इट फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट. जब आपका अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड रहेगा, कोई उसमें एरर नहीं है, सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया जा रहा है और बाहर के कंट्री के लोगों को भी वो फॉर्मेट, वो सारे इंफॉर्मेशन समझ आ रहा है, तो वो आपका कंपनी का जो स्टेटस है वो समझ पाएंगे, आपका कंपनी प्रोग्रेस किस तरह से कर रहा है, कितना उसके शेयर को खरीदने से रिटर्न मिलने वाला है, ये सब जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स है उनको समझ आता है आपके प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पे. एंड उस बेसिस पे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे. ओके, तो इसीलिए हमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या हिस्ट्री रहा है, वहाँ से कैसे IFRS डिराइव हुआ, IFRS का नीड क्या है, ये समझ आ गया होगा. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंड AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इंड AS को समझने से पहले हमें फिर से इसके हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा. अब जब IFRS आया, IFRS ने हर कंट्री को कहा कि आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कीजिए ताकि ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी रहे. क्या ये पॉसिबल हो पाता? क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस है, उसका इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट अलग अलग रहता है. सो इंडिया ने किया कि अपने बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए इसमें कुछ कुछ चेंजेस किए. इसीलिए इंड AS को कन्वर्स्ड फॉर्म ऑफ IFRS भी कहा जाता है. Now, this IFRS and Ind AS are different in the term of terminologies, legal reason, economic reason, business environment. And one more important point is proposed changes in IFRS. ये जो पॉइंट्स है इनके वजह से IFRS और Ind AS डिफरेंट होते हैं. टर्मिनोलॉजीज के सेंस में जैसे हमारे इंडिया में बैलेंस शीट कहा जाता है, लेकिन फॉरेन में इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है. उसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं और ये बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ओके, इस तरह से टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है, लीगल बैकग्राउंड अलग अलग है, इकोनॉमिक और बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है. इन सारे वजह से IFRS को कन्वर्स्ड फॉर्म में इंडिया में अडॉप्ट किया गया है. वन मोर थिंग इज दैट IFRS में जो प्रपोज चेंजेस है, जो चेंजेस इसमें लाए जाने वाला है, उनको भी ऑलरेडी इंड AS में इंक्लूड कर लिया गया है. जो IFRS में अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, जो इंक्लूड किया जाने वाला है, उनको इंड AS ने ऑलरेडी अपने लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है. तो IFRS और इंड AS में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया और इंड AS का मीनिंग है
In India, Standard of Accounting is issued by Institute of Chartered Accountants of India, जिसे ICAI कहा जाता है. So 21 अप्रैल 1977 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो काउंसिल है, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया ताकि जो इंडिया के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो उसे इशू किया जा सके. फाइन. जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज यहाँ लिखा है. इंड एज इज कन्वर्स्ड फॉर्म ऑफ IFRS. IFRS का ये कन्वर्ज फॉर्म है. इंडिया ने IFRS को एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया है, उसने कुछ मॉडिफाई करके उसे अडॉप्ट किया गया है, तो इसीलिए इसे कन्वर्स्ड फॉर्म ऑफ IFRS कहा जा रहा है. बिकॉज international accounting standards have been modified in accordance with Indian accounting practice, customs and tradition. इंडियन इंडस्ट्री को दो भाग में डिवाइड किया गया है. एक है कॉरपोरेट एंड अदर इज नॉन कॉरपोरेट. कॉरपोरेट में जो बड़े बड़े कंपनीज है जो लिस्टेड है शेयर मार्केट में, वो आते हैं. और नॉन कॉरपोरेट में छोटे मोटे जैसे सोल प्रोप्रीटरशिप, जो सिंगल पर्सन अपना बिजनेस चला रहा है, या पार्टनरशिप, ये सारे चीजें आते हैं. नॉन कॉरपोरेट के लिए ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है. लेकिन जहाँ पे कॉरपोरेट बड़े मामला आता है, वहाँ पे बड़े लोगों का एंट्री होना जरूरी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है. और कॉरपोरेट को क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू इशू करती है. मतलब नॉन कॉरपोरेट के लिए ICAI ही काफ़ी है. बड़े कंपनीज में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, और वो कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू इशू करवाती है. ये जो ICAI है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ रूल सजेस्ट कर सकती है, लेकिन वो वहाँ पे इशू नहीं कर सकती है. ओके, तो होप सो आपको IFRS और इंड AS का हिस्ट्री एंड जो उसका मीनिंग है, इम्पोर्टेंस है, ये सब समझ में आ गया है. नेक्स्ट हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. Actually, there are three bases of accounting. First is cash basis, second is accrual basis, and third is hybrid. Means mixture of cash and accrual basis. Class 11 CBSE के सिलेबस में इन दो बेसिस पे ही फोकस किया गया है, तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे. जैसे ये टर्म कैश बेसिस सुन के आपको समझ आ रहा है कि इस बेसिस पे सिर्फ कैश को कंसीडर किया जाता है. कैश बेसिस में हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तभी करते हैं जब हमें कैश रिसीव हो रहा है या फिर हम कैश पे कर रहे हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, एक्रूअल बेसिस में हम लोग प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए सारे ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करते हैं, चाहे हमने कैश में पेमेंट किया है या नहीं किया है, कैश हमें रिसीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है. जिस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस हमें कैलकुलेट करना है, उस ईयर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, हम उन्हें कंसीडर करते हैं ताकि हम प्रॉपर एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर सकें. यानी कि कैश बेसिस पे इस चीज को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि वो कैश जो हम रिसीव कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है भी या नहीं. वही एक्रूअल बेसिस में हमारा जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर है उससे ही रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू है या कॉस्ट है, उन सारे को कंसिडर किया जाता है. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ. आपको पता ही है ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश एंड अदर होता है क्रेडिट. सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कुछ सेल किया है 10,000 रुपीज का. इस सेल से आपको कैश के फॉर्म में अभी 8,000 रुपीज मिला है, और अभी तक 2,000 रुपीज कस्टमर ने पे नहीं किया. ठीक है. तो कैश बेसिस पे
जब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग सिर्फ इस 8,000 रुपीस को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इतना का ही हमें कैश रिसीव हुआ है। इस 2,000 को कंसीडर नहीं करेंगे। फाइन। लेकिन एक्रूअल बेसिस में ये टोटल 8,000 प्लस 2,000 यानी कि 10,000 को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये 2,000 तो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है उसी से रिलेटेड है। चाहे ये हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिले, लेकिन ये इनकम तो हमारा इसी ईयर से रिलेटेड है। इसीलिए हम लोग एक्रूअल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट सेल दोनों को ही कंसीडर करते हैं, पर कैश बेसिस पे सिर्फ इस 8,000 रुपीज को कंसीडर करेंगे। इन द सेम वे जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी पे करते हैं, हमारे जो भी एम्प्लॉय है, स्टाफ है, उनको हमें 1,500 रुपीज पे करना है। ठीक है। अब इसमें से हमने अभी तक उसे सिर्फ 1,000 रुपीज पे किया और कहा कि जब हमारे पास फिर से पैसा आएगा तब हम लोग ये बाकी का 500 रुपीज पे कर देंगे, यानी ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाता है। ठीक है। तो कैश बेसिस पे जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तब हमने जितना खर्चा किया है अभी तक, ये 1,000 रुपीज, उसी को कंसीडर करेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे हम लोग इन दोनों को ही, मीन्स ये टोटल 1,500 को कंसीडर करेंगे, because this 500 rupees belongs to this financial year's expenses. Fine. वैसे ही एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सपोज हमने हमारा जहाँ पे शॉप है, ठीक है, उस शॉप का हम रेंट पे करते हैं 2,000 रुपीज। ओके। हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए हमने 2,000 रुपीज पे किया। नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस पेमेंट कर देते हैं, मतलब उसे मैंने और 2,000 रुपीज दे दिया, यानी कि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल 4,000 रुपीज रेंट पे किया है, जिसमें से 2,000 इस ईयर को बिलोंग करता है और बाकी का 2,000 नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। कैश बेसिस पे क्या होगा, क्योंकि मैंने ये पूरा 4,000 रुपीज इस ईयर में ही पे किया है, इसीलिए जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे इस टोटल 4,000 रुपीज को कंसिडर करेंगे। पर एक्रूअल बेसिस पे जब हम लोग इस करेंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तब सिर्फ हम लोग ये 2,000 रुपीज को ही कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी का 2,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर के लिए है, जो मैंने उसे एडवांस में पे करके रखा है। वो 2,000 रुपीज हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। ठीक है। तो आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। कैश बेसिस पे सिर्फ जितना भी कैश रिसीव हो रहा है या फिर जितना भी कैश पेमेंट हो रहा है, without considering whether this receipt and payment belongs to this financial year or belongs to previous year or it belongs to next year. We consider the total amount received during a financial year to calculate the profit or loss. On the other hand, एक्रूअल बेसिस पे जो भी हमारा रिसीप्ट है या फिर पेमेंट है, वो अगर हमारा इस करेंट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है तो ही हम उसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। फाइन। इस वजह से कैश बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल से इनकम्पेटिबल है, यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल का जस्ट ऑपोजिट है। तो मैचिंग प्रिंसिपल आपको याद ही होगा। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या बताया गया था, जितना भी हमारा रेवेन्यू है उसको हम लोग कॉस्ट से मैच करते हैं और मैच करने के बाद हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करते हैं। ओके। और ये सारा रेवेन्यू एंड कॉस्ट हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। वहीं बताया जा रहा है एक्रूअल बेसिस जो है वो एप्रोप्रिएट मेथड है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए एक्सपेंसेस को इसी ईयर के रेवेन्यू के साथ मैच किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज दिस मेथड इज इनअप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। ये इनकम्पैटिबल भी है और इनअप्रोप्रिएट भी है।
क्योंकि इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जितना भी हमारे पास रिसीप्ट हुआ है और जितना भी हमने एक्सपेंस किया है, जितना भी डिसबर्समेंट हुआ है, उसके डिफरेंस को निकाल के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं कि वो रिसीप्ट या डिसबर्समेंट हमारा किस ईयर से रिलेटेड है, कब ये चीज हो रहा है, क्या हमें जो इनकम मिला है वो हमारा लास्ट ईयर का है या करेंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। वहीं एक्रूअल बेसिस में कोई भी ट्रांजैक्शन का जो मॉनेटरी इफेक्ट होता है वो जिस पीरियड को बिलोंग करता है उसी पीरियड में उस इफेक्ट को शो किया जाता है। इसीलिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है। तो होप सो आपको मैंने जो डिफरेंस बताया वो समझ आ गया है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे ख़त्म होता है मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी। और आपको मेरा लेक्चर्स कैसा लगता है उसे भी प्लीज़ मुझ तक कन्वे कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।